तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupied 22.4 लीटर मोलिक्यूलर वॉल्यूम। यानी आपको मोलिक्यूलर वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे वॉल्यूम दे रखा है मोल में, तो m यहाँ पे लिख दो। कितना दे रखा है आपको? 22.4 लीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए। 22.4 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपके मीटर क्यूब के अंदर लीटर में आपका मोलर वॉल्यूम। अब देखो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर मास आपको, मतलब वॉल्यूम आपको दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करना है पहले एटॉमिक वॉल्यूम और फिर उन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखो, टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रम। आपको हाइड्रोजन का जो साइज है, साइज मतलब रेडियस, साइज मतलब रेडियस कितनी दे रखी है? 1 एंगस्ट्रम दे रखी है। अब इस 1 एंगस्ट्रम को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये आ जाएगी आपके रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। वाई इज द रेशो इज सो लार्ज। ये जो रेशो है वो इतना बड़ा क्यों है? तो चलिए पहले निकालते हैं रेशो। रेशो के लिए पहले एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। और आपको एटॉमिक निकालना है तो साथ के साथ इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ के साथ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बेटा? Na = 6.023 × 10⁻23 इज द एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.14। आर आपको ये दे रखा 1 × 10⁻⁻10। 3 टाइम लिखोगे तो 10⁻⁻10 को 3 टाइम माइनस का 30 हो जाएगा। 1 को आप 3 टाइम लिखोगे तब भी कोई चेंज इसमें आने वाला नहीं है। Na 6.023 × 10⁻23। ठीक है, वैल्यूज आपने पुट कर दी। थोड़ा इसको आगे सॉल्व कर लो। पहले 3 की टेबल से इसको आप कट कर दो चाहो तो। ये आपका कट हो जाएगा 1.014 है, 4 3 जा 12 आएगा, उसके बाद 2 आएगा तो 6 आएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा करो 1 डिजिट प्लस कर दो, यहाँ पर 1 डिजिट प्लस कर दो, डायरेक्ट 0 4 कर दो। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा? देखो 4 × 1.04 मल्टीप्लाई बाय 6.023 और साथ में 10 की पावर को भी सोल्व कर लो। 10 की पावर देखो यहाँ पर माइनस का 30 और प्लस का 23, तो माइनस का 7 मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, कैलकुलेट करो कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करो, बताओ जल्दी से, बताओ कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके 10 की पावर सोल्व करो, कितना आएगा? ये आएगा बेटा 2.52 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको आगे सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको आगे सोल्व करेंगे। आपको इसमें और इस दोनों के बीच में निकालना है रेशो। ठीक है, तो आप रेशो निकालो। रेशो किस किस का निकालना है आपको? एक तो आपको निकालना है V, मोलर वॉल्यूम निकालना है, और एक आपको एटॉमिक, एक मिनट ये M कर लेना, यानी जो मोलर में वॉल्यूम आपको गिवन है जो कि ये था, और एटॉमिक जो आपने फाइंड आउट किया जो कि ये है, इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुट करो 22.4 × 10⁻³ अपॉन, इसकी वैल्यू पुट कर दो 2.52 × 10⁻⁻6। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर देखो इन दोनों का पॉइंट हटाओ। इसका पॉइंट हटाओगे 2 2 4 हो जाएगा, और डिवाइड में लग जाएगा 10 इंटू, देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा
2.52 कितना हो जाएगा बेटा 2.52, ये हो जाएगा 252, पॉइंट हट गया, ऊपर लग जाएगा 100, ऊपर कितना लग जाएगा 100। अब देखो मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो माइनस का 3 है और ये 6 ऊपर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, समझ में आया, माइनस का 3 10 की पावर और ये प्लस माइनस का 6 ऊपर आएगा तो प्लस का 6। अब आप देखो ये एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 22 अपॉन 25 2 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 10 तो ये और 10 की पावर प्लस का 3 है तो ये जाएगा 10 की पावर 4। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4, तो ये आएगा आपका रेशो। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 10 रेज़ टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं। आगे समझ, ठीक है। आपको मोलर में वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन था, एटॉमिक आपने फाइंड आउट कर लिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, the nearby trees, houses, etc. seem to move rapidly in a direction opposite to the train's motion। यानी आपसे ये दे रखा है कि मान लो ये कोई ट्रेन है ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ये इसके अलग अलग बॉक्स डिब्बे बना दीजिए, ट्रेन के डिब्बे, ठीक है। ये इसकी विंडोज़ बनी हुई है जिसके अंदर, जिसमें अंदर से पैसेंजर देख रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है कि जब ये ट्रेन फास्ट चल रही है आगे की तरफ, जब ये ट्रेन बहुत ही फास्ट चल रही है आगे की तरफ, तो आपको ये बताना है कि ये जो भी इधर हाउस है, ट्री है, से मान लो यहाँ पर एक ट्री बना लेते हैं, ये ट्री है, तो जब कोई पर्सन, ये मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ये विंडो से इसको देख रहा है, तो जब विंडो से ये देखेगा, और देखो जो ट्री है वो तो स्टेबल है, ट्री तो मूव कर नहीं रहा, या कोई गाड़ी खड़ी हुई है वो मूव नहीं कर रही, कोई बॉडी खड़ी हुई है वो मूव नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर मूव क्या कर रही है, ट्रेन, ट्रेन बहुत ही फास्ट चल रही है। तो ये प्लांट यानी ये जो ट्री है ये पहले तो यहाँ दिखेगा, थोड़ी सी देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, जबकि रियल में आप आगे जा रहे थे, पर आपको क्या लगेगा कि ये ट्री किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो वही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई हिल स्टॉप है, मून है, स्टार्स है, सेम्स टू बी स्टेशनरी, जबकि स्टार है, कोई भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी डिस्टेंस पर है, काफ़ी दूर है, वो आपको स्टेशनरी दिखते हैं, यानी एक जगह पर स्टेबल दिखते हैं। In fact, since you are aware that you are moving, these distant object seems to be मूव विद यू, जबकि आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये आपके साथ मूव कर रहे हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया जब आप चलती हुई गाड़ी पर, ट्रेन में चल रहे हैं, या फिर गाड़ी है, बाइक है, कार है, तो आपको ऐसा लगता है कि सन भी आपके साथ चल रहा है, जो मून है वो भी आपके साथ चल रहा है, स्टार अगर रात में चल रहे हो तो वो भी आपके साथ चल रहे हैं, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपके साथ चलता हुआ दिखता है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं इस कंसेप्ट के साथ। देखो ये है ट्रेन, ये क्या है, ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर सपोज कोई से भी बॉक्स डिब्बे में मान लो यहाँ पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, और ये है ट्री, ये क्या है, ट्री है। अब देखो जब ये इसको यहाँ से देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये है, लाइन ऑफ साइट, यानी जो देखने वाला पैटर्न है, देखने वाली जो लाइन है वो ये है। अब थोड़ी सी देर बाद ट्रेन चली गई आगे, थोड़ी सी देर बाद ट्रेन कहाँ पे चली गई, आगे चली गई। सपोज दैट अब ये बच्चा, क्योंकि ट्रेन आगे चली गई तो अपन ये मान ले कि अभी ये इस जगह पहुंच गया होगा। सपोज दैट ट्रेन अभी यहाँ पर है, ट्रेन मान लो इस जगह पहुंच गई, ये यहाँ से इस जगह ट्रेन पहुंच गई, ठीक। अब ट्रेन वहाँ पहुंच गई तो ये वाला जो डिब्बा है ट्रेन का वो भी अभी यहाँ पर है, यहाँ पर होगा। तो अब ये देखो लाइन ऑफ साइट यहाँ पर आ गई, यानी अब देखो लाइन ऑफ साइट, यानी जिस जगह से देख रहे थे, जिस लाइन पर देख रहे थे वो लाइन चली गई।
पहले लाइन पीछे से आगे की तरफ जा रही थी, अब आप आगे हो, लाइन पीछे जा रही है। तो जैसे जैसे ये लाइन मूव करती जाएगी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट आपको पीछे और साथ में आपके साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट चेंज हो रही है, ये इसका आंसर आ जाएगा जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यानी जब लाइन ऑफ साइट चेंज होती है, पहले देखो आपके देखने वाली लाइन ये आ रही थी, अब दूसरी बार थोड़ी देर बाद ये आ जाएगी, थोड़ी देर बाद ये, फिर ये। तो हर पॉइंट पर आप तो वही हो, आपकी साइड अभी ऐसे चल रही है, फिर आपकी लाइन ऑफ साइट ऐसे होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आपसे पीछे रह गया क्योंकि आप आगे निकल गए। तो आपकी लाइन ऑफ साइट जैसे जैसे चेंज होगी ऑब्जेक्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट बॉडी डिस्टेंस पर है। अब आप समझो, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है और बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में आपकी ट्रेन तो हो गई बहुत ही छोटी सी। आपकी ट्रेन क्या हो गई? बहुत ही छोटी सी। अब मान लो ये है वो डिस्टेंट वाली चीज, ये डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये बहुत दूर है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। तो अभी इसकी लाइन ऑफ साइट मान लो ये है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। ये क्या है? इसकी लाइन ऑफ साइट। अब देखो ट्रेन ने मान लो थोड़ा सा मूव किया, हल्का सा, ट्रेन उधर गई या इधर गई, तो अब देखो ये बहुत दूर है, तो बहुत दूर थोड़ी सी अगर लाइन ऑफ साइट चेंज हुई भी तो लाइन ऑफ साइट चेंज तो होगी, लेकिन आपको ऐसा रियलाइज नहीं होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो लाइन ऑफ साइट आपकी चेंज हुई है, क्योंकि एवरेज चेंज नेग्लिजिबल होगा। तो जब आपकी लाइन ऑफ साइट ज़्यादा चेंज नहीं हो रही तो वो ऑब्जेक्ट आपको स्टेबल दिखेगा, एक जगह पे स्टेशनरी दिखेगा, आपको वो मूव करते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट काफ़ी पास है, ट्रेन काफ़ी स्पीड से निकली, तो आपकी लाइन ऑफ साइट कंटिन्यूअसली स्पीड से चेंज हो रही है, इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी आपको चेंज होती दिखेगी। और क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, लाइन ऑफ साइट आपकी पीछे जा रही है, इसीलिए आपको ऑब्जेक्ट किधर मूव करता हुआ दिखेगा? बेटा पीछे की तरफ दिखेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसको फटाफट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर। आपको पता ही होगा सन बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इसीलिए वहाँ पे जो ज़्यादातर सब्सटेंस है वो एक प्लाज्मा यानी सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाते। विद इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर एक्सीड 10⁻7 केल्विन। यानी इसकी जो कोर है, इनर कोर, अंदर वाली जो कोर है, उसका टेम्परेचर लगभग 10⁻7 के अराउंडिंग रहता है। एंड इट्स आउटर सरफेस, और इसका जो आउटर सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 केल्विन के अराउंड होता है। एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन अ सॉलिड और लिक्विड फेज। यानी इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड में नहीं रह सकता। मतलब जनरली वो वेपर बन के किस में चेंज हो जाएगा? गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी अब आप ये बताओ कि जो वहाँ की मास डेंसिटी है, सन पे जो मास डेंसिटी है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किस डेंसिटी की होगी? तो पहले तो आप ये याद रखो, अगर आप बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होती है। 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब इसकी रेंज में मान लो लिक्विड की अगर अपन बात करें बेटा, तो लिक्विड की होती है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब की या इससे ज़्यादा की रेंज की होती है। और अगर आप बात करोगे गैस की, तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो होती है लगभग 1 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपने क्या लिखी है? ये आपने लिखी है बेटा डेंसिटी। ये आपने क्या लिखी? ये आपने लिखी है डेंसिटी, ठीक है। ये आपने क्या लिखी है? डेंसिटी लिखी है। सॉलिड की डेंसिटी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उससे अबव होती है। लिक्विड की 1000 से ज़्यादा होती है, गैस की 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या बोला है, चेक इफ़
गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको ये चेक करना है, जैसे आपने अंदाजा लगाया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें किस में होंगी, वेपर की फॉर्म में होंगी। तो आपको चेक करके बताना है कि क्या वहाँ की जो डेंसिटी है वो गैस की फॉर्म में है, मतलब आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी किस रेंज की आएगी, उसी के बेस पर आप ये डिसाइड करके बता सकते हो कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग मास डेंसिटी सॉलिड की फॉर्म में होनी चाहिए, लिक्विड की फॉर्म में होनी चाहिए या गैस की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो आपको कुछ डेटा दे रखा है बेटा, मास ऑफ द सन दे रखा है, यहाँ लिख देती हूँ, इधर लिख दो। मास आपको दे रखा है सन का 2.0 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द सन आपको कितना दे रखा है बेटा, 7.0 इंटू 10⁻8 मीटर। अब देखो आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी। आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको कितना दे रखा है, मास आपको ये दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, यहाँ से लिखो 2.0 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। अब आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा तो आप क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगा दो, 4/3 πr³। ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर ये रेडियस है, 7 की पावर 3 और देखो 10 की पावर 8 है, 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 10 की पावर कितना लिख सकते हो, 24। ठीक, लिख दिया। थोड़ा सोल्व कर लो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 1.04। एक मिनट, यह जाएगा 1.04 के अराउंड ये आएगा। अब आप इसको आगे सोल्व कर लो, 4 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 1.04, देखो 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 49, फिर 49 को आप अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 28, 29, 30, 31, 32। एक मिनट रुको, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, डायरेक्टली अभी यहाँ तो लिख दो 49 मल्टीप्लाई बाय 7 और 10 की पावर 24। अब इसे डायरेक्ट सोल्व करो, आप तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो सोल्व, फटाफट से करो कि बताओ क्या आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 1.437 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27 मीटर क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम V इक्वल टू 1.437 इंटू 10⁻27 मीटर क्यूब। ये वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1.437437 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 27। ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब इसको और आगे सॉल्व करो, देखो ये तो है 2.0 तो 2 रहने दो, केवल 2 इंटू ये हो जाएगा 143 और देखो यहाँ का पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे लगा दो 00। यहाँ का पॉइंट आप हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर लग जाएगा 20 और यहाँ पर आप 10 की पावर को कर लो सॉल्व। देखो 10 की पावर 30 तो ये और 27 ही है तो ये कितना बचेगा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे, बेटा डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 1.39 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और आगे अगर सोल्व करोगे तो ये जाएगा आपका, देखो 10 से मल्टीप्लाई करो 1390 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आई आपकी डेंसिटी। तो आप देखो ये डेंसिटी किस रेंज की आई है, बताओ ये डेंसिटी किस रेंज की आई है। देखो 1390 यानी लगभग 1000 से ज़्यादा ही है। गैस की तो केवल 1 होती है तो मतलब ये गैस की फॉर्म में तो नहीं है।
सॉलिड की 2000 एंड अबव होती है तो इसमें भी नहीं है। तो देखो किस फॉर्म में आई डेंसिटी, लिक्विड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में आएगी, लिक्विड फॉर्म में, यानी वहां पर ज़्यादातर चीज़ें किसकी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये हो गया आपका यूनिट के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।